नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जो चोल प्रशासन है उस चोल प्रशासन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है चोल प्रशासन। ठीक है, देखिएगा, चोल साम्राज्य में प्रशासन का जो केंद्र बिंदु होता था दोस्तों, वो स्वयं सम्राट होता था। कहने का मतलब है कि संपूर्ण जो शक्तियाँ थी वो स्वयं सम्राट अपने हाथों में रखता था। इसे ईश्वर के समान माना जाता है, यानी कि जो सम्राट होता होता था चोल प्रशासन के अंदर, उसको एक ईश्वर यानी कि भगवान के समान उसको समझा जाता था। यहाँ तक कि मंदिरों में उसकी जो मूर्तियाँ भी स्थापित करवाई जाती थी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चोल प्रशासन है, चोल प्रशासन के अंदर जो सम्राट होता था, सम्राट में संपूर्ण शक्तियाँ निहित थी और उस सम्राट को ईश्वर के समक्ष यानी कि भगवान के समान समझा जाता था। कहने का मतलब है कि जो मंदिर हुआ करते मंदिरों में उस चोल प्रशासन या सम्राट की मूर्ति भी स्थापित करवाई जाती थी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चोल सम्राट स्वयं सर्वशक्तिशाली होता था और प्रशासन का केंद्र बिंदु भी होता था। देखिए दोस्तों, जो राजराज प्रथम है, राजराज प्रथम द्वारा शिवपाद शेखर, देखिए राजराज प्रथम के द्वारा शिवपाद शेखर एवं नारायण जैसी उपाधियां वो धारण की थी। यानी कि इनसे यह हो सकता है, इसे यह पता चलता है कि देवत्व स्वरूप की अभिव्यक्ति हमें पता चलती है इससे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो चोल प्रशासन में सम्राट होता था, सम्राट को ईश्वर के समान समझा जाता था और सम्राट की जो मूर्ति होती थी दोस्तों, उसकी मूर्ति को मंदिरों में स्थापित करवाया जाता था। जिसका एक एग्जाम्पल अगर देखें तो राजराज प्रथम है, राजराज प्रथम के द्वारा शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की और नारायण जैसी उपाधियों को उनके देवत्व स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, हम बात करेंगे जो साम्राज्य का जो डिवाइडेशन है यानी कि साम्राज्य का विभाजन है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, हम बात करते हैं कि छोटी इकाई से हम बात करते हैं। देखिएगा, सबसे छोटी जो इकाई होती है दोस्तों ग्राम, ग्राम को दोस्तों उर कहा गया है। यानी कि चोल प्रशासन में जो ग्राम होता था, ग्राम को उर कहा गया है और उर यानी कि प्रशासन की ये सबसे छोटी इकाई होती थी। इसके बाद में उर के बाद में कुर्रम हुआ करता था। यानी कुर्रम यानी क्या होता था, यानी गाँवों का एक समूह होता था और गाँवों को समूह को एक जिला बनाया गया है जिसको नाडु कहते हैं। और जिले को क्या कहा गया, यानी जिले के समूह को क्या कहा गया, कोट्टम या वलनाडु कहा गया, यानी कि डिवीजन उसको कहा गया है। और फिर डिवीजन या हम यूँ कह सकते कोट्टम में जो वलनाडु के समूह को प्रांत है, प्रांत का मतलब मंडलम या मंडल, यानी कि चोल प्रशासन में कितने प्रांत थे दोस्तों, 8 मंडल या प्रांत थे। और फिर इन सभी के समूह को, मंडल या प्रांतों के समूह को दोस्तों राष्ट्रम कहा गया, जिसको साम्राज्य कहा गया है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिएगा दोस्तों कि जैसे राष्ट्रम है, राष्ट्र को मंडल या मंडलम में डिवाइड किया है, फिर कोट्टम या वलनाडु में बांटा गया, फिर नाडु में, फिर कुर्रम में और फिर उर, यानी कि कहने का मतलब सबसे बड़ी इकाई राष्ट्रम और सबसे छोटी इकाई उर हुआ करती थी। देखिएगा, नगर की सभा होती तो उसको नगस्तर कहा गया है। ठीक है, और जो मुख्य सचिव होता था नगर का वो ओले नायक कहा गया, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, देखिएगा जो चोल प्रशासन है, चोल प्रशासन का जो डिवाइडेशन है, जैसे आज हमारे इंडिया की हम बात करते हैं, जो केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट है, फिर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सरकार है। ठीक है, फिर तहसील स्तर है ना, ऐसे जैसे इन ऐसे समूह में बांटा गया है। ऐसे ही चोल प्रशासन को दोस्तों राष्ट्रम को मंडलम में, मंडलम को कोट्टम में, कोट्टम को नाडु और नाडु को कुर्रम में और कुर्रम को उर के अंदर विभाजित किया गया। तो ये साम्राज्य का डिवाइडेशन था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिएगा, नगर की सभा को नगस्तर कहा गया। देखिए, मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, नगर की सभा को नगस्तर और इसके सचिव को ओल्ले नायक कहा गया है। ठीक है, तो नगर की सभा को नगस्तर कहा गया है। ठीक है, और चोल प्रशासन में
में सहयोग करने के लिए महत्वपूर्ण जो अधिकारी होते थे, यानी कि जो चोल प्रशासन होता था उसके अंदर महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के सभी जो अधिकारी हुआ कर उनके सभी को मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। तो चोल प्रशासन के अंदर दोस्तों जो प्रशासन में सहयोग करने के लिए मुख्य यानी कि महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे। देखिएगा, मुख्य सचिव होता था उसको ओले नायक कहा गया है, यानी कि जो मुख्य सचिव होता था, सेक्रेटरी होता था, उसको ओले नायक कहा गया है, जिसके हस्ताक्षर से विभिन्न आदेश प्रसारित किए जाते थे और जिनके आदेश से ही विभिन्न प्रकार के आदेशों को प्रसारित किया जाता। किसी ओले नायक यानी कि मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के माध्यम से। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे हम बात करें उदन कुट्टम। देखिए उदन कुट्टम क्या होता था, इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, उदन कुट्टम होता था वो पदाधिकारियों की कार्यकारिणी, यानी कि जो पदाधिकारियों की एक कार्यकारिणी होती थी। कहने का मतलब राजा की निजी एक सहायक हुआ करती, यानी कि ये पदाधिकारियों की कार्यकारिणी होती थी, यानी कि उदन कुट्टन उसको कहा गया। देखिए अब इसके अंदर दो प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे, एक तो दोस्तों वरिष्ठ अधिकारी और एक कनिष्ठ अधिकारी। देखिए दोस्तों, वरिष्ठ जो अधिकारी होते थे उसको पेरुंद्रम कहा गया, उसको क्या कहा गया, पेरुंद्रम। और कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उसको सिरुंदरम कहा गया। ये दो याद रखना, ठीक है। देखिए एक बार सुनिए ध्यान से। जो उद्दन कुट्टम हुआ था ना, उद्दम कुट्टन क्या था, पदाधिकारियों की कार्यकारिणी सभा हुआ करती थी। कहने का मतलब इसमें जो राजा के निजी सहायक हुआ करते थे, ठीक है। इसमें दो प्रकार के अधिकारी हुआ करते, एक तो वरिष्ठ और एक कनिष्ठ। जो वरिष्ठ हुआ करता उसको पेरुंद्रम कहा गया है और कनिष्ठ जो अधिकारी हुआ तो उसको सिरुंद्रम कहा गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, और बात करते हैं। देखिएगा, जो ब्राह्मण वर्ग होता था, ब्राह्मण वर्गों की जो सभा हुआ करती होती थी दोस्तों, उनको अग्रहार कहा गया, यानी कि पेरुन्नगुड़ी कहा गया उसको। या ब्राह्मणों की जो एक सभा हुआ करती थी उसको अग्रहार या उसको हम पेरुन्नगुड़ी कहा गया है, तथा इसके सदस्यों को पेरुन्मक्कल कहा गया है। यानी कि ब्राह्मणों की सभा को अग्रहार और उसके जो सदस्य होते थे उसको पेरुमक्कल कहा गया। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांवों को, देखिएगा, ब्राह्मणों को जो दान दक्षिण यानी कि दान में दिए गए जो गांव हुआ करते थे उनको चतुर्वेदी मंगलम कहा गया है। इसके अलावा मैंने अग्रहार बताया आगे पिछले वाले वीडियो में, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने ये सभी जो ब्राह्मणों को दान में दी गई जो भूमि को क्या क्या नाम दिया गया उसको मैंने आपको बता दिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्राह्मणों को दान में दी गई जो गांव होते थे उसको चतुर्वेदी मंगलम कहा करते थे, ठीक है। देखिएगा, चोल प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय पक्ष है कि ग्रामों का स्थानीय स्वशासन। जो आज स्थानीय स्वशासन होता था वैसा स्थानीय स्वशासन का उदाहरण हमें चोल प्रशासन में दिखाई देता है। कहने का मतलब है आधुनिक लोकतंत्र के समान हमें चोल प्रशासन स्थानीय स्वशासन दिखाई देता है। जैसे कैसे, गांव हुआ करता, गांव में 30 वार्ड होते थे, ठीक है। 30 वार्ड होते जहाँ से एक एक सदस्य लॉटरी पद्धति से वो क्या होते, निर्वाचित होते थे, ठीक है। और निर्वाचित सदस्यों से कई समितियां बनाई जाती जिन्हें वारियन कहा गया, यानी कि जो समितियां होती थी उसको क्या कहा गया, वारियन कहा गया है। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। स्थानीय स्वशासन में 3 प्रकार की सभाओं का उल्लेख हुआ है, यानी कि स्थानीय जो स्वशासन होता था उसमें 3 प्रकार की सभा हुआ करती थी। कौन कौन सी हुआ करती थी, देखिएगा। पहली सभा उर, दूसरी सभा या महासभा कहा गया और तीसरी नगरम। देखिए, उर हुआ करती थी जो आज वर्तमान में ग्राम सभा हुआ करती थी, उस समय उस जैसी सभा कहाँ हुआ करती थी, चोल प्रशासन में हुआ करती थी। जैसे कैसे, सामान्य सभा भी इसको कह सकते हैं, यानी गांव के सभी व्यक्ति इसमें भाग लेते थे। कहने का मतलब आज वर्तमान देखें तो गांव के सभी सदस्य जिसका मतदाता सूची में नाम हो, यानी कि वो ग्राम सभा के सदस्य हुआ करते थे। ऐसे ही चोल प्रशासन में उर हुआ करता था, ठीक है। और उसमें सभी गांव के सभी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते थे। जैसे हम बात करें दूसरी सभा का, सभा या महासभा, इसको अग्रहार ग्रामों की सभा कहा गया है, यानी कि इसके अंदर जो वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा उसको कहा गया है। जैसे अग्रहार है, ब्रह्मदेह है, मंगलम है, ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव आदि इसके अंदर जो भी इसमें सभा के अंदर सम्मिलित थे। नगरम होता था व्यापारिक समुदाय की
सभा होते हैं, यानी कि व्यापारिक समुदाय के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो 3 प्रकार की स्थानीय जो स्वशासन है उसमें 3 प्रकार की सभा हुआ करती, उर सभा और या हम कुछ महासभा और नगरम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कला और साहित्य की। अगर दोस्तों बात करें तो कला और साहित्य में क्या है देखिएगा, श्री गोयड्स एक राइटर था, श्री गोयड्स ने चोल काल को दक्षिण भारत की कला का गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण काल कहा है। किसने कहा? श्री गोयड्स ने। किसका किस कला को यानी कि चोल काल की कला को दक्षिण भारत की कला का स्वर्ण युग कहा है। देखिएगा दोस्तों, गोपुरम शैली के मंदिरों का निर्माण चोल काल में ही आरंभ होता है। जो गोपुरम मंदिर होता था, कहने का मतलब गोपुरम क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई टेम्पल है, मंदिर है, मंदिर में प्रवेश करने के पहले जब सीढ़ियाँ आती है, सीढ़ियों से ऊपर एक तो यहाँ से एक पिलर है और ये पिलर है, और इसके ऊपर आपको पता है इसके ऊपर जैसे किसी हाथी है, शेर है, नहीं टाइगर, उसकी मूर्ति स्थापित होती है और आपको ऐसा एक झरोखा सा दिखाई देता है, तो उसको दोस्तों हम गोपुरम कहते थे। तो ऐसे गोपुरम शैली के जो मंदिर थे दोस्तों, वह इसका उदाहरण हमें चोल काल में ही मिलता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, चोल काल में पंचलोह मूर्तियों का निर्माण हुआ। पंचलोह मूर्ति का मतलब सोना, चांदी, तांबा, पीतल, शीशे की मूर्ति भी हमें मिलती है चोल प्रशासन में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ मंदिरों की हम बात करते हैं। वैसे दोस्तों मैंने मंदिरों के बारे में जब चोल प्रशासन के जो प्रमुख शासकों के बारे में मैंने बताया था, वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ा रखा है। लेकिन प्रशासन की हम बात करें तो यहाँ पर हम कला की बात करें तो हम सबसे पहले मतलब मंदिर कला की हम बात करते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ मंदिरों की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, पहला जो मंदिर है वृद्धेश्वर मंदिर, इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों इनका ये जो आपको मंदिर मिलेगा आपको तंजौर यानी कि तमिलनाडु में। इसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। 190 फीट ऊंचा है दोस्तों ये मंदिर। द्रविड़ कला का सर्वोत्तम उदाहरण, यानी कि द्रविड़ कला जो द्रविड़ शैली थी मंदिर निर्माण की, उस शैली में ये बनाया गया और एक अच्छा उदाहरण है। कौन सा? वृद्धेश्वर मंदिर यानी कि राजराजेश्वर मंदिर। दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ हिंदू स्मारक भी है, यानी इसको दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ हिंदू स्मारक कहा गया है। और भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे सुंदर यानी कि बहुत ही अच्छा मंदिर इसको माना है, यानी कि बहुत सुंदर मंदिर है ये। ठीक है, यहाँ शिव मंदिर है। यह शिव मंदिर है जो ग्रेनाइट से निर्मित है, यानी कि ग्रेनाइट की चट्टानों से यानी कि बना है ये। और दानवों की शक्ति और आभूषण निर्माताओं की कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। यानी इस मंदिर को देखोगे तो इसमें दानवों की शक्ति के बने की जो दानव होते कितने बलशाली होते, उसका आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेगा। और आभूषण निर्माताओं की कला का प्रदर्शन इसमें दिखाया गया है। तो ये था दोस्तों आपका राजराजेश्वर मंदिर, क्योंकि राजराजेश्वर ने इसको बनाया इसलिए इसका नाम राजराजेश्वर मंदिर पड़ा है। ठीक है, लेकिन इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा गया है। देखिए दोस्तों, अगला जो मंदिर है गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, इसको बृहदेश्वर का द्वितीय मंदिर भी कहा गया है। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों जो राजेंद्र प्रथम यानी राजेंद्र प्रथम चोल के द्वारा इसका निर्माण किया है। दोस्तों 160 फीट ऊंचा है। इसमें विश्व प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, अगला जो मंदिर दोस्तों कोरंगनाथ का मंदिर है। इसका निर्माण परांतक प्रथम के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे हम बात करें चोल साहित्य की। हम बात करें तो दोस्तों चोल साहित्य के बारे में आपको पहले इससे पिछले वाला वीडियो तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि चोल साहित्य में जो तमिल भाषा के जो त्रिरत्न हैं उनके बारे में आपको बताया था। ठीक है, देखिएगा एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिएगा, चोल काल में तमिल साहित्य का पुनर्जागरण का काल कहते हैं, यानी कि चोल साहित्य को तमिल साहित्य का पुनर्जागरण का काल कहा गया है। चोल शासकों ने तमिल भाषा को आश्रय दिया, यानी कि तो जो चोल शासक थे उन्हें तमिल भाषा को आश्रय दिया। और तमिल भाषा के त्रिरत्न दोस्तों कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। कंबन, कोहट्टकुट्टम और एक पुगले नंदी। ठीक है, तो कंबन, ओहकुट्टम और पुगले नंदी। ठीक है, और दोस्तों ये तीनों जो राइटर थे, ये तीनों जो कवि थे, ये जो कुलोत्तुंग थर्ड था, कुलोत्तुंग थर्ड के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये तो साहित्य की बात हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा और साहित्य में देखें तो जो टिक्कन है, टिक्कन ने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कंबन तमिल
तमिल भाषा में रामायण की रचना की, इसलिए तमिल साहित्य का महाकाव्य किसे कहा गया है? तमिल रामायण को कहा गया है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और किताबें उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, तिरुतोंड पूर्णम जिसको पांचवा वेद कहा गया है, ये शेखर के द्वारा रचित है। और एक पेरिये पुराणम, ये पेरिये पुराणम शोकिल्लार के द्वारा ये लिखी गई है। तो दोस्तों ये आपको साहित्य के बारे में आपको समझ में है। अगर दोस्तों आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और कमेंट के साथ साथ दोस्तों अपना जो टिकी स्टडी क्लासेस है इसके के लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों सामाजिक व्यवस्था के बारे में। देखिएगा, सामाजिक व्यवस्था क्या है? देखिएगा, सामाजिक व्यवस्था में देखिएगा चोल प्रशासन में एक तो ब्राह्मण है, सती प्रथा है, देवदासी प्रथा का प्रचलन बहुत था, और शैव धर्म सर्वाधिक प्रचलित था। यानी कि चोल काल था, उसमें शैव धर्म को बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी जाती थी चोल शासकों के द्वारा। देखिएगा, बासव ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की। याद रखिए, लिंगायत संप्रदाय की स्थापना बासव के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हम आर्थिक और भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पिछले वाला वीडियो था उसमें मैंने जो टैक्स के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है, तो आप इससे पिछले वाला वीडियो उसको उस पर जाकर देखिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए, आर्थिक और भू राजस्व व्यवस्था की अगर बात करें तो भूमि कर आय का प्रमुख स्रोत था। यानी कि जो चोल राज्य था उसमें आय का प्रमुख स्रोत था भूमि कर, यानी कि भूमि पर टैक्स लिया जाता था। देखिए, राजराज प्रथम ने एक बार और कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासन काल में 2 बार भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा कि राजराज प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण एक बार करवाया, लेकिन कुलोत्तुंग जो फर्स्ट था इसने के शासनकाल में भूमि का जो सर्वेक्षण दोस्तों 2 बार करवाया गया था। ठीक है, राजस्व कर को आयम कहा गया, यानी जो राजस्व कर होता था उसको आयम कहा गया है। यानी कि इस आयम यानी राजस्व को एकत्रित कर किसके द्वारा किया जाता था? यानी कि ग्राम सभा आयम नामक ये राजस्व कर को इकट्ठा यानी कि एकत्रित करती थी ग्राम सभा। ठीक है, देखिएगा, उस समय दोस्तों कावेरी पत्तम, पुहार और कोटकेई इस काल के प्रसिद्ध जो बंदरगाह थे दोस्तों, और जो पूर्वी तट पर स्थित थे। यानी कि जो पूर्वी तट था दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब ये अपना प्रायद्वीप है, ये वाला पूर्वी और ये पश्चिमी है, और इस पूर्वी तट पर ये 3 बंदरगाह थे। एक तो कावेरी पत्तन, एक पुहार और एक कोटकेई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैन्य संगठन की हम बात करें दोस्तों, सैन्य संगठन के बारे में देखें तो जो सेना थी दोस्तों, जो एक तो स्थल सेना थी, पैदल सेना थी, हाथी सेना थी, और एक अश्व सेना थी। दोस्तों जो चोल सेना थी अपनी क्रूरता के लिए बहुत ही विख्यात थी, क्योंकि जब विजित हो जाती थी और वहाँ की जो सैनिकों को जब गिरफ्तार कर लिया जाता था, या जिस राजा के ऊपर अटैक किया जाता था, और वहाँ की जो प्रजा होती थी, प्रजा के नाक कान हाथ ये काट दिया करते थे। इसीलिए इसको कुख्यात क्या कहा गया है? क्रूरता का उदाहरण बताया गया है। ठीक है, क्रूर सेना थी ये। देखिए दोस्तों, इसके बारे में और देखें तो सेना सहकारिता के सिद्धांत पर गठित थी, और जो घोड़े अरब देशों से मंगवाते थे। और चोलों की जो नौसेना थी बहुत ही पावरफुल सेना थी। यानी कि नौसेना, यानी कि इसको चोलों की झील किसको कहा गया है? बंगाल की खाड़ी को कहा गया है। तो ये नौसेना बहुत पावरफुल थी, इसीलिए उसने दोस्तों दक्षिण पूर्वी जो भारत की जो द्वीपीय देश हैं उन पर काफ़ी लगभग 1200 द्वीपों पर अपना अधिकार किया था दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इस चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइब्रेरी ग्रुप को, एजुकेशन ग्रुप हो, वहाँ पे उसको शेयर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के पीछे जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आता है। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।